और लान पर हरकत करता हुआ उसका हाथ रुक गया। बाजी ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और हल्की सी सरगोशी की। क्या कर रहे हो? मैंने झुककर सरगोशी की। जो आप कर रही हैं। मेरे ओसान बहाल हो गए। मैंने भी बाजी के मोमो के साथ खेलना शुरू कर दिया। बाजी भी चंद सेकंड रुक कर फिर से लान की पैमाइश करने लगी। मैंने बाजी का दुपट्टा बाजी के जिस्म पर डाल दिया ताकि कोई मेरे हाथ की हरकत को ना देख सके, और हाथ कमीज के नीचे से ले जाकर बाजी के मुंह में पर रख दिया। उसने ब्रा पहनी हुई थी। मैंने ब्रा ऊपर की और नंगे मुंह को दबाने लगा। उफ, क्या मजा था नंगे मुंह को हाथ से दबाने में। बाजी के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। बाजी को भी मजा आने लगा। तभी वो मेरे लन से खुलकर खेलने लगी। मैंने झुककर दूसरे हाथ से बाजी के सर को थोड़ा सा ऊंचा किया और उसके होंठों पर किस करने लगा। बाजी भी किसिंग में मेरा साथ देने लगी। मैं एक हाथ से उसके दोनों मुंह बारी बारी दबा रहा था। बाजी के मुंह पहाड़ों की चोटियों की मानस सख्त और तने हुए थे। लगता था उसके शौहर ने इसके मुंह को छुआ तक नहीं था, और इसी तरह ये आपको बाद में पता चलेगी। मुंह को दबाने के साथ साथ पेट पर हाथ फेरने लगा। मैं हाथ को नीचे की तरफ ले जाने लगा। नाफ के नीचे शलवार के नाड़े तक पहुंच गया। यह महसूस करके कि बाजी नाड़े के बजाय शलवार में इलास्टिक पहनती है, खुशगवार हैरत महसूस हुई, और जिससे इलास्टिक के नीचे से आराम से हाथ गुजरता हुआ बाजी की चूत पर फेरने लगा। बाजी के जिस्म में हलचल हुई। उसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। हम दोनों एक दूसरे में मगन थे और गिर तो पेश से बाखबर थे। मैंने वैसे भी अपना माथा अगली सीट की पुष्ट पर रखा हुआ था। बाजी ने सर उठाकर मेरे होंठों पर किस किया और सरगोशी की। घर जाके करेंगे कि अचानक एक तेज आवाज हमारे कानों में पड़ी। तुम दोनों को यही जगह मिली थी बेहयाई करने के लिए। हम दोनों बड़बड़ा उठे। मैंने झटके से जैसे ही सर उठाया देखा तो कंडक्टर इसी जवान जोड़े के पास खड़ा था। वही, ये मेरी बीवी है, तुम हमें तमाशा बना रहे हो, जवान आदमी ने गुस्से से कहा, और उसको गाली देकर इसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। लोगों ने उठकर बीच बचाव कराया और इनके दरमियान सुलह सफाई कराई और मामला रफा दफा करवा दी। हम दोनों एक दूसरे में इतने मगन थे कि हमें पता ही ना चला कि कब बस रुकी, क्योंकि 2-3 सवारियां उतर रही थी। बाजी भी यकदम से उठकर सीधी बैठ गई थी। स्टाफ देखकर पता चला कि हमारी मंजिल करीब आ गई है। खैर, थोड़े ही सफर के बाद हम अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुंच गए। रास्ते में मैंने बाजी के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन बाजी हूं हाँ करके खामोश हो जाती, शायद शर्मा रही थी। घर पहुंचकर घंटी बजाई। थोड़ी देर के बाद फैसल लाला की आवाज आई। कौन? मैंने कहा, लाला जी दरवाजा खोले। लाला के साथ दुआ सलाम करके हम दोनों अंदर आ गए और सीधे अम्मी के कमरे में आ गए। अम्मी हमारे इंतजार में जाग रही थी। मैंने आगे बढ़कर लाइट चलाई। हमें देखकर अम्मी बेड से नीचे उतर आई। बाजी आगे बढ़कर अम्मी के सीने से लग गई। बेटा खैरियत से पहुंच गए हो? अम्मी ने बाजी का माथा चूम कर भराए हुए हाँ अम्मी, बाजी ने रोंदे लहजे में कहा। मैंने कहा, जी रो मत। मैंने इन दोनों को देखकर लोगों की आखिर इन लोगों को हमें समझ क्या रखा है। अम्मी बाजी की आंखों में आंसू देखकर गुस्से से कहा, ये जो तेरा भाई है ना, इसको तो मैंने अब तक रोका हुआ है, नहीं तो ये इनको अब तक सीधा कर चुका होता। अम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, अम्मी वो सीधा होने वाला आदमी नहीं है, इसलिए मैं बाजी को हमेशा के लिए ले आया हूँ, क्योंकि बाजी का मजीद वहाँ रहना नामुमकिन है। बाजी अब वहाँ दोबारा कभी नहीं जाएगी। मैंने कहा, लेकिन बेटा इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा। अम्मी ने कहा। मैंने कहा, इसका कोई और हल नहीं सिवाय इसके कि बाजी को इस कमीने से छुड़ा लें। अम्मी, क्या आप मुझे दोबारा इस जहन्नम में झोंकना चाहती हैं? भाई ठीक कह रहा है, मैं अब मजीद वहाँ नहीं रह सकता। हमारी बातों की वजह से मायरा भी जाग गई और उठ के बाजी के गले ला गई और बाजी से गिले शिकवे करने लगी। इस दौरान लाला भी अंदर आके सोफे पर बैठ के, अम्मी बाजी थकी हुई है, बाकी बातें सुबह करेंगी, अब आप लोग सो जाएं। कहकर मैं जाने लगा तो अम्मी ने कहा, बेटा खाना तो खा लो, और मायरा से खाना गर्म करने को कहा। नहीं अम्मी, हमने आंटी के घर से खाना खा लिया था, बाजी ने कहा। आंटी? अम्मी ने जवालिया लहजे में पूछा। वही आंटी जिसका जिक्र मैंने आपसे फ़ोन पर किया था और अक्सर करती थी, बाजी ने जवाब दिया। मैं वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गया। बेड पर लेट कर आज के वाक़यात के बारे में सोचने लगा। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि बाजी के साथ मेरा इस तरह का तुलक बन जाएगा। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मेरा लन पकड़ा था। अपने लन और बाजी के हाथ के लिम्स महसूस करके लन की अंगड़ाई के लिए उठने लगा। मैंने सर झटक कर सोच का रुख दूसरी तरफ करने की कोशिश की तो जहन के पर्दे पर फायजा की बिया उभर आई, तो इसके साथ गुजरे लम्हात की फिल्म सी चलने लगी, जिससे मेरा लाना और सख्त हो गया। बड़ी मुश्किल से मुठ मारने से बाज रखा, क्योंकि मुठ लगाने के लिए मुझे घंटा भर की मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती और मज़ा भी कुछ खास नहीं आता, क्योंकि मैं जल्दी फारग नहीं होता। अलबत्ता कोई और मुठ लगाकर फारग कर दे तो वो अलग बात है। मैंने बलूगत से लेकर अब तक 3 बार मुठ मारी है। जब मैंने दूसरों के बिलू फिल्में देखी तो इस वक्त अल्लाह को अच्छी तरह जान गया था। कुंवारी लड़की की जुदाई एक मूवी भी देखी, जिससे मुझे पता लग गया था कुंवारापन कैसा होता है। कुंवारी लड़की की जूत के लब जब खोले तो थोड़ा सा अंदर उंगली की मोटाई के बराबर सुराख होता है। इसी को पर्दा बकारत कहते हैं। बात कहीं से कहीं निकल गई तो मैंने अपना ध्यान बाजी के मौजूदा मसले की तरफ मबसूल किया। इस तरह अबू के साथ बात करनी है। इस तरह सोचते सोचते न जाने कब नींद की गहरी वादी में उतरता चला गया। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ा, उठिए भाईजान, मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ। मायरा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मायरा जाने सोने
अभी तो मेरी आंख खुली है। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, जनाब 10 बज चुके हैं तो तुम कह रहे हो कि अभी आंख लगी है? मायरा ने कहा। मैंने झट से आंखें खोली, देखा तो मायरा मेरे बेड के नजदीक खड़ी, मेरी आंखें सीधी इसके सीने पर पड़ी, टेंस के बाल की तरह वो उसके मुंह में तने हुए। इस वक्त वो बगैर दुपट्टे के थी। मायरा जानी, मेरे आने तक तुम कितनी बार बड़ी हो गई हो? मैंने मोमो की तरफ देखते हुए शरारत से कहा। उसने मेरी नजरों की तपश मुड़ पर महसूस की, तब भी वो शर्माते हुए बोली, भाईजान तुम भी ना, और मुड़कर भागने के अंदाज में जाने लगी। उफ, क्या नजारा था। भी पहाड़ियां उछल रही थी और दरवाजे पर पहुंचकर मुड़ी और बोली, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अबू का फोन आ रहा है, और मुस्कुराती हुई चली गई। मैंने शर्मिंदगी महसूस की और मायरा का सोच रहा था मेरे बारे में। नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर निकल आया। बरामदे में एक चारपाई पर अम्मी बैठ कुछ कपड़ा सिलाई करने में मसरूफ थी। दूसरी चारपाई पर मायरा बैठी थी, अम्मी के साथ कुछ बात कर रही। मैं जाके तीसरी चारपाई पर बैठ गया। सामने किचन में भाभी और सायरा काम कर रही थी और साथ में बातें भी किए जा रहे। चारपाइयां यू शक्ल में रखी हुई थी और एक बड़ी मेज दरमियान में रखी हुई। अब की बार मायरा ने दुपट्टा ओढ़ रखा था। और बेटा नींद पूरी हो गई? अम्मी ने पूछा। हाँ अम्मी, काफी आराम कर लिया। इतने में भाभी किचन से नाश्ता ट्रे में रख कर लिया। भाभी ने मुझे सलाम किया और खैर खैरियत पूछी। बेटा नाश्ता कर लो, तुम्हारे अब्बू का फोन आने वाला है, अम्मी ने कहा। मैंने कहा, आपके साथ बात हुई अब्बू के साथ? तो अम्मी ने कहा, हाँ मेरी तुम्हारे अब्बू के साथ बात हुई है, और कहा कि सायरा के साथ भी बात कर चुके हैं और सारी सूरत हाल के बारे में पूछगछ कर चुके हैं। मैंने अम्मी से पूछा, बाजी ने अब्बू को कुछ बताया है? अम्मी ने कहा, हाँ, लेकिन इसने कहा भाई मुझे वहाँ से ले आए हैं, अब वो तुमसे बात करेंगे। मैंने नाश्ता किया और मायरा आज स्कूल नहीं गई। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा कि आज उसने अपनी बाजी के आने की खुशी में छुट्टी की है। तो इतने में मोबाइल बजने लगा। मैंने मोबाइल उठा के ओके किया, सलाम दुआ की, अब्बू के साथ बात करने लगा। मैंने अब्बू को सब सूरत हाल बता दी और कहा कि अब्बू बाजी ही का इनके साथ मजीद गुजारा नामुमकिन है, और इन हालात में बाजी का वहाँ दोबारा भेजना बाजी के साथ जुल्म होगा। मेरे ख्याल में बाजी को इस हरामजादे से छुड़ा लेना चाहिए, बाजी के साथ नेकी होगी, क्योंकि मुझे आंटी ने बाजी के हालात तफसील बता दिए थे। अगर हम बाजी को दोबारा ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की तो हमें फिर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। बाजी इस वक्त जहनी मरीज बन गई हैं और भी बहुत से दलाइल दिए। तब अबू ने कहा, ठीक है, तुमने दुरुस्त फैसला किया है, इसको वहाँ से ले आया, बाकी मामला को संभाल लो, जरा अपनी अम्मी को फोन देना। मैंने अम्मी को मोबाइल दिया। इस दौरान बाजी आकर मेरे साथ चारपाई पर बैठा। मैंने देखा बाजी की आंखें मेरी बातें सुनकर भर आई। मैंने उसके गाल पर हाथ रखकर अपने कंधे पर उसका सर टिका दिया और सरगोशी में कहा, फिक्र मत करो, मैं आपकी ढाल हूँ। अब बाजी ने बोले से सार हिला दिया। मायरा और भाभी हमें देखकर मुस्कुराई और इस दौरान अम्मी ने, ठीक है, लोगों से बातें करेंगे, अब किसी के मुंह पर हाथ तो नहीं रख सकते, फोन कहकर बंद कर दिया। अम्मी का चेहरा बुझ गया। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि करने दो लोगों को बातें, इनका तो काम है बातें करना, हमने खुद अपना अच्छा बुरा सोचना है, और लोगों ने किस्मत में हुआ तो इससे अच्छी जगह मिलेगी। मेरी जान से प्यारी बाजी को मैंने बाजी के गाल पर थपकी दी। अम्मी ने कहा, हाँ बेटा तुमने सही किया। फिर मैंने सबके सामने बाजी को माथे पर बोसा दिया ताकि वो समझे कि बहन भाई का प्यार। मैंने भाभी से कहा, मना हाँ किधर है? इसने कहा कि अभी उसको सुलाया है। तो उठकर कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद अम्मी की आवाज़ें आई। मायरा से कह रही थी कि बेटा मैं सायरा के साथ तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ, इनकी तबीयत पिछले दिनों खराब थी, सायरा से मिलकर हो जाएंगी। नहीं अम्मी, अब मायरा के साथ चली जाएं, मैं फिर कभी जाकर मिल आऊँगी, अभी वो मेरे हालात पूछने बैठ जाएंगी। अम्मी ने कहा, ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बाजी मेरे कमरे में आई। मैं इसे देखकर उठकर बैठ गया। आकर मेरे साथ उठकर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, आई लव यू। तुमने मुझे जीत लिया, और मेरे गले में बाहें डालकर मुझे होंठों पर किस करने लगी। मैंने भी उसको मजबूती से पकड़ लिया और उसके होंठ चूसने लगा। मैं बड़ी शिद्दत से मुझे किस कर रही थी। किस करते करते मैं बेड से उतर कर खड़ा हो गया और इसको भी उठाकर खड़ा। अब मैंने दोनों हाथ इसकी कमर में डालकर अपनी तरफ झुका देकर बेंच लिया, जिससे मेरा लन इसके जूत से टकराया और उसके मुंह में मेरे सीने में डूबने लगे और उसको मस्ती चढ़ गई और जूत से मेरे लन पर कसे मारने लगी। तो वो मजे से पागल होने लगा। तो उसे बेड पर गिराया और मैं उसके ऊपर लेटने लगा तो इसने मुझे धक्का देकर दूसरी तरफ गिराया और सरगोशी में मुस्कुराकर बोली, थोड़ा सब्र से काम लो मेरी जान, अभी भाभी बाहर काम कर रही है, ऐसा ना हो कि सब कुछ चौपट हो जाए। और उठ के खड़ी हो गई। मैंने भी हल्की सी आवाज में कहा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरी हालत देखकर हंस पड़ी। फिर मानी खेस अंदाज में सरगोशी की, सब्र का फल मीठा होता है, मुझे देखो, मैं 1.5 साल से सब्र कर रही थी, मुझे अंदाजे से ज्यादा मीठा फल मिल गया, अब तुम भी सब्र करो, तुम्हें भी ज्यादा मीठा फल मिलेगा। मुझे हैरान छोड़कर बाहर मैं इसकी मानी इस बात पर गौर करने लगा, लेकिन कुछ समझ ना आया। वाकई बाजी की बात सही थी, क्योंकि बाजी जैसे ही बाहर निकली भाभी की आवाज आई, मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी। फिर वो दोनों बातें करने लगी और अम्मी भी जल्दी वापस आ गई। मैं दिल ही दिल में बाजी की हासिर दिमागी की दाद देने लगा, क्योंकि बाजी के साथ टच होते ही मेरे दिमाग का फ्यूज तो उड़ गया था। मैं बाहर दोस्तों से मिलने चला गया। दोपहर को वापस घर आया, खाना खाकर लेट गया। असर के वक्त मायरा ने आकर जगाया। मैंने देखा कि मायरा की जानबूझ का दुपट्टा सीने से ढका दिया, जैसे झुकते वक्त दुपट्टा खुल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा झुक गई थी। इसके सीने के बाहर पूरे आबोताब के जलवे अफरोज थे। उठिए ना भाई, वो बड़े लाडले से बोली, बाहर चाय पर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं और मुझ पर अपने बदन की बिजली
गिरा कर मटक मटक कर बाहर चली गई। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उसके गांड पर गई और मुझे मदहोश कर गई। जाते जाते उसने मुड़कर देखा, मैंने घबरा आकर नजरें उसकी गांड से हटा ली। वो मुस्कुरा कर चली गई। किसी ने सच कहा है कि लड़की को पटाने के लिए जरा सी तारीफ की जरूरत होती है और थोड़ी सी तवज्जो वजह की बस लड़की फौरन पट जाती है। मैंने मायरा की तारीफ तो नहीं की थी, अलबत्ता थोड़ी सी तवज्जो थी। वो पटने को तैयार हो गई। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। बाजी तो फिर भी इमेच्योर थी, खुद को संभालने के साथ साथ मुझे भी संभाल सकती थी, लेकिन मायरा, इसके आगे मेरे जहन ने सोचना छोड़ दिया। मेरा मायरा के साथ ऐसा वैसा करने का कतन कोई ख्याल नहीं था, लेकिन ये नजरें उसकी ऐसी हरकत पर उसका ताफ करने लगती। मैंने गुस्सा नश करने का फैसला कर लिया। मैं जल्दी से उठकर वॉशरूम में हाथ मुंह धोकर बाहर आया। बरामदे में सब बैठे हुए। लाला भी आज ड्यूटी से जल्दी घर वापस आ गए थे। चाय पर बैठे सब इधर उधर हो गए। मैं अपने कमरे में और अम्मी अपने कमरे में चली गई। सिर्फ बाजी मेरे साथ बैठी रह गई। उसने गोद में मुन्ना बैठा था। मैं बाजी के साथ इधर उधर की बातों में मशरूफ हो गया। मैंने मुन्ने को बाजी की गोद से उठाया। उठाते हुए मैंने उसके मुंह में चुटकी भरी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं मुन्ने को प्यार करने लगा था। बाजी ने धीमी आवाज में कहा, कोई प्लान बना कि नहीं, कैसे मौका निकालना है? मैंने कहा, हाँ बनाया है, आज शाम से इस पर अमल दरामद शुरू करूंगा। वो क्या? बाजी ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कहा, ये सरप्राइज मैं आज शाम दूंगा।